नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम विधायक जी में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपकी ही होती हैं समस्याएं, आपका ही होता है हल्का, आपके ही होते हैं सवाल और उसके जवाब देते हैं आपके अपने विधायक जी। हमारे आज के कार्यक्रम में मौजूद हैं वो विधायक जो जाने जाते हैं जनता के लिए प्रण लेने के लिए, जो कि हुड्डा साहब के करीबी विधायक हैं और फरीदाबाद एनआईटी से हैं। नीरज शर्मा जी, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। सबसे पहला सवाल, कैसा चल रहा है कार्यकाल? देखिए, हम लोगों का विधायक बनने के बाद ये पहली बार मौका मिला जनता की सेवा करने का, और अभी तक जो मैं कर पाया, मैं समझता हूँ मैं और मेरे इलाके की जनता 100% संतुष्ट है। हालांकि हम लोगों का असली एग्जाम तो चुनाव होता है कि उस चुनाव में क्या रिजल्ट आता है, परंतु इतनी विपरीत दिशा में जिस लाड़ प्यार से लोगों ने मुझे चुना, मुझे क्या चुना, हमारे स्वर्गीय पिताजी पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी की छवि को देख के, उनके विचारों को देख के, उनकी भावनाओं को देख के मुझे जिताया। आज लाल किले से रायबरेली तक 4 स्टेटों में मैं कांग्रेस का इकलौता विधायक हूँ। और अपने बाबूजी से जो मुझे प्रेरणा मिली, टीम पंडित जी से जो मुझे प्रेरणा मिली, और जो जनता की जिम्मेदारी थी कि मैं पहली बार का विधायक बना, विपक्ष का विधायक बना, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी, जो त्याग तपस्या बलिदान किया, और मैंने बहुत से दुश्मन उसी भी सवाल बना। पर मैं आ रहा हूं। बताइए। उसी सवाल पर मैं आ रहा हूं। ऐसा प्रण कोई 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 नेता होता है जो लेता हुआ दिखता है। आपने कहा कि मैं सिले हुए कपड़े नहीं पहनूंगा, मुद्दा विधानसभा में उठा, मीडिया की सुर्खियों का केंद्र बना, लेकिन आज की स्थिति अगर देखते हैं नीरज भाई, तो कहां तक पहुंचा है वो? जमानत पर है आरोपी तो नहीं, देखिए, ये मुद्दा 2017-18 का था। 200 करोड़ के कागज मेरे पास आए, क्योंकि साहब मेरा खुद का घर, ये नहीं कि मेरा घर है, वहाँ पर सरकारी स्कूल भी है, सरकारी डिस्पेंसरी भी है, बहन बेटियाँ कपड़े उठा उठा के चलती है। और एक बड़ी मज़ेदार बात हुई मेरी विधानसभा में, और आप सबको पता है मैं राम कथा भी करता हूँ। तो एक बेटी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री जी, मेरी बारात आए, बाल कल्याण पॉकेट के नाम से एक जगह है, और मेरे घर के बाहर पानी भरा पड़ा है, मेरी बारात कैसे आएगी। मुख्यमंत्री सचिवालय ने नीचे नगर निगम में ऑर्डर दिया, और उसके बाद उसकी टेम्परेरी सफाई हो गई। सफाई होने के बाद अगले दिन आप सब लोगों को मीडिया में प्रेस नोट बटा डीपीआर के द्वारा कि देखिए मुख्यमंत्री जी क्या कितनी कड़ी सुनवाई होती है। मैं फिर वहाँ 15-20 दिन बाद गया, स्थिति वही की वही। मैंने विधानसभा में खड़े होकर कहा, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, अब क्या सीवरेज साफ कराने के लिए बहन बेटियों की शादी करनी पड़ेगी? कुदरती उस समय तारा डूबा हुआ था। मैंने कहा ये अब तो शादियों का सीजन भी खत्म हो गया, अब इसका मतलब हम 6 महीने इंतजार करें कि बहन बेटियों की शादी होंगी, वो मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करेंगे, मुख्यमंत्री जी सीवरेज साफ कराएंगे। ये वो मुख्यमंत्री जी का काम, ये तो बहुत छोटा काम है नगर निगम का। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, कई बार कहा, मैंने कि साहब ये इतना बड़ा घोटाला हो गया, आप इसको लेके कुछ करिए। चिट्ठी पत्री चलती रही। उसके बाद बल्लमगढ़ विधानसभा का एक लड़का, और हमारे यहाँ एक सड़क है हार्डवेयर चौक से लेके प्याली चौक तक, बाबा दीप सिंह शहीद चौक बोलते हैं उसे, वहाँ पर एक बच्चा शहीद हो गया, सचिन शर्मा। सड़क बनी नहीं हुई थी, और उसकी विजिलेंस जांच चल रही थी अप्रैल 2019 में। 102 करोड़ का ठेका था, जिसके अंदर अधिकारियों ने मिलके स्कोप भी चेंज किया, स्पेसिफिकेशन भी चेंज किया। और जो मौजूदा मंत्री हैं कमल गुप्ता जी, वो उस समय हमारी लोकल बॉडी पंचायती राज कमेटी के मेंबर थे। उससे पहले भी वो मसौदा उसमें आया, तो मैंने एक ही बात कहा, मैंने कि साहब ये अप्रैल 2019 से जांच चल रही है, विजिलेंस डिपार्टमेंट कागज मांग रहा है, आप कम से कम टाइम बाउंड कर दें कि इतने दिन में कागज दे दिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा नीरज जी आप डिक्टेट नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं। 21 सितंबर 2021 को वो मुद्दा पुनः आया, और उसके अंदर जो ऑडिटर थे उनको हमारे नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि साहब हमने ये जांच
जो टेंडर है इसको रेगुलराइज करने के लिए चंडीगढ़ भेजा है। हमारे तत्कालीन जो सचिव थे उन्होंने कहा कि अब ये रेगुलर नहीं हो सकता। ठोस कार्रवाई का आश्वासन मुझे उस कमेटी में नहीं मिला। फिर मैंने जो भी नगर निगम की विजिलेंस इंक्वायरियां थी उनको लेके विधानसभा में प्रश्न लगाया। मुझे बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी दिया सरकार ने। तो मैंने मंत्री जी से सिर्फ एक बात पूछी थी। मैंने कि मंत्री जी आप मुझे एक बात बता दें कि आप भ्रष्टाचार के उन्होंने 7-8 केस बताए जो चल रहे हैं, किसी में जांच चालू है, किसी के अंदर जांच पूरी हो चुकी है, कुछ है, आप एक चुईया को भी कब गिरफ्तार करेंगे? तो बड़ा दुख हुआ मुझे। बजाय मंत्री जी भ्रष्टाचार की बात करते तो उन्होंने कहा कि नीरज जी इस देश में तो प्रधानमंत्री जी की हत्या हो गई और उनके हत्यारों को 10-10 साल में सजा मिली। सीएम साहब ने कहा था? माननीय मंत्री जी कमल गुप्ता जी। अच्छा। मैंने कहा मंत्री जी सजा मिलना या देना कोर्ट का काम है, उसमें हम और आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। जांच तो हम टाइम बाउंड कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम टाइम नहीं दे सकते। तो अब प्रभु राम जी की कृपा थी, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। तो मैंने उस समय कहा, मैंने कि नहीं मैं ये प्रण लेता हूँ, ब्राह्मण का बच्चा हूँ, अपनी चोटी पकड़ के मैंने कहा जब तक आप एक चुईया को भी गिरफ्तार कर दोगे मैं कपड़े पहन लूंगा, नहीं तो नंगे पैर रहूंगा, बिना सिले वस्त्र रहूंगा। 54 दिन मैंने वो त्याग किया, आना जाना चालू रखा। आपके कैमरे पे भी दिखाऊंगा, मेरे पैर के घाव अभी तक नहीं भरे, प्रचंड गर्मी थी। तो नेता लोगों के फोन तो आए होंगे उस समय, नीरज भाई क्या किया, क्या जरूरत थी? अब देखिए सबके फोन आए, मुख्यमंत्री जी ने मेरा मजाक भी उड़ाया नमूना कह के, हालांकि बाद में वो शब्द वापस लेने पड़े। पर मुझे एक चीज की खुशी भी हुई, या तो ये अनजान थे, कम से कम मैंने सरकार की आंख में आंख डाल के या उंगली डाल के इनको बताया कि आज भाई समस्या का मूल जड़ भ्रष्टाचार है। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं सरकार चाहती थी कि जांच ना हो पूरे ढंग से। सरकार तो आज भी नहीं चाह रही, सरकार तो आज भी नहीं चाह रही। अब ये एफआईआर दर्ज हो गई हैं, चार्जशीट दाखिल होनी है और मेरे पास कागज इतने हैं। फिर वो मुख्यमंत्री जी ने एक 9 सदस्यों की कमेटी बनाई। थोड़ा लिखने पढ़ने का मुझे शौक ज्यादा है, जो एक विधायक को होना भी चाहिए। मैं जब तक हफ्ते में 35-40 चिट्ठी सरकार को ना लिख दूं मेरे को अच्छा नहीं लगता, तसल्ली नहीं होती। तसल्ली नहीं होती, चाहे समस्या हो लोगों की। क्योंकि देखो लोग हमारे पास आते उम्मीद से, मैं कोई एग्जीक्यूटिव तो हूं नहीं, मंत्री तो मैं हूं नहीं, काम तो सरकार ने ही करना है। मेरा काम है लोगों की समस्या सरकार तक बताना। अच्छा, ये बातें जो चलती हैं कि भाई कांग्रेस के विधायकों के काम कम होते हैं और बीजेपी के विधायकों के काम फटाफट हो जाते हैं, ऐसा है या अफवाह ऐसे ही चलती रहती है मार्केट में? देखिए साहब फर्क तो है। 19-20 का ये बहुत ज्यादा है। नहीं भाई साहब 19-20 का नहीं, 9 और 99 का फर्क है। अच्छा। मैंने विधानसभा में मैं बिना कागजों के कोई बात नहीं करता। मैं हमेशा एक चीज याद रखिएगा, मैं आपके कैमरे पे जो भी कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, मैं ऑफ रिकॉर्ड में कोई विश्वास नहीं रखता और उसके पेपर होते हैं मेरे पास। मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया, शायद 734 नंबर था, कि एचआरडीएफ के तहत 1 जनवरी 2020 से लेके, क्योंकि अक्टूबर 2019 में हम चुने गए थे, और फलानी उसी तारीख तक कितना पैसा किस किस विधानसभा में विकास के लिए दिया। मैं रोया विधानसभा में खड़े होके, चिल्लाया। मैंने कहा साहब कलम नहीं टूट गई अफसरों की, जिस मंत्री ने जवाब दिया उसका दिल नहीं पसीजा। NIT 86 के सामने शून्य लिखा हुआ था और पूरे हरियाणा में कई 100 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए, 1 भी रुपया नहीं आया वहां पे, 0 शून्य। मैंने कहा सगन के नाम के 11 रुपए डाल देते, कम से कम इज्जत तो रह जाती, विपक्ष के विधायक को कहने का मौका तो नहीं मिलता। आप चाहेंगे मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा उस प्रश्न का जवाब, विधानसभा में मेरे को जवाब मिला है वो। इतना फर्क है साहब। वो कहते हैं मैं बिना भेदभाव के देता हूं सबको। मैं तो कह रहा हूं जी, मैं झूठ बोल रहा हूं तो कल इस्तीफा ले लो। अगर जो मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे प्रश्न पे इन्होंने 0 ना लिखा हो, सरकार कल इस्तीफा ले ले मेरा। और अगर जो मैं सच्चा हूं तो फरीदाबाद जिले में जितना 5 विधानसभा को पैसा दिया है उसका आधा पैसा ही मुझे दे दो। लोकल मुद्दों पर बात करते हैं नीरज भाई। कुछ
अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाए तो क्या बदलाव आया है आपके आने के बाद से लेकर के आज तक? देखिए, स्वास्थ्य की जब हम बात करें तो हमारे बाबूजी ने सेक्टर 55 में एक पॉली क्लिनिक की बिल्डिंग बनवा के तैयार कर दी थी। आचार संहिता लग गई। लगने के बाद जो विधायक चुन के आया, एक हमारे बाबूजी लेजर वैली पार्क भी बना के गए थे। तो लोगों को लगा कि पंडित जी ने काम क्यों कर दिया, लेजर वैली पार्क की तो लाइटें तक तोड़ दी। जिस दिन वो चुनाव जीते, उन्होंने जाने के बाद अपनी सारी खुशी प्यार का इजहार उन्होंने और उनके समर्थकों ने उस लेजर वैली पार्क पे निकाला, उसके फव्वारे तोड़ दिए। 5 साल उस बिल्डिंग में एक कंपाउंडर भी नहीं बैठा। बिल्डिंग जर्जर हालात में पहुंच गई। फिर मैं उनके वीसी साहब के पास गया और उनको मैंने ऐसे झोली पसार के मैंने कहा, भाई मैं एक ब्राह्मण होकर भीख मांग रहा हूँ, क्योंकि सरकार से वो दोबारा उसको रेंट पे टाइम एक्सटेंड करवा लाए थे। मैंने कि इस बिल्डिंग को मेरी झोली में डाल दो, हमें अस्पताल की बहुत ज़रूरत है और आपके ये बिल्डिंग कोई काम नहीं आ रही। या तो मेरे इलाके को बहुत बड़ा रोजगार मिल रहा हो, क्लास चल रही हो, क्योंकि अस्पताल 25 बेड का पॉली क्लिनिक था। खैर उन्होंने मेरी बात को मानी। मैं गवर्नर साहब से भी मिला और आज की तारीख में वो मेरा 25 बेड का पॉली क्लिनिक का अस्पताल चालू है। उसके बाद हमारे बाबूजी खेड़ी के अंदर कॉलेज बना गए थे। 5 साल उसमें कोई नई क्लास चालू नहीं हुई। बनने के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स लेके आया। उसके अंदर कंप्यूटर की मैंने सारी की सारी डिमांड पूरी कराई वहाँ पर। तीसरा काम, अभी 20 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार से सैंक्शन हुए हैं वहाँ ऑडिटोरियम के लिए और एक एडमिन ब्लॉक के लिए। और बीच में मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि 2 साल तो तकरीबन कोरोना था, कोरोना के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा था। हरियाणा का सबसे बढ़िया मॉडल संस्कृति स्कूल मेरी विधानसभा में है, जो हमारे बाबूजी के समय बना था, मॉडल संस्कृति स्कूल सेक्टर 55। दूसरा नगला के अंदर मैंने मॉडल संस्कृति स्कूल बनवाया अपना 12वीं तक का। और अभी पीछे ही मैंने 1.5 महीने पहले अपने सारे विद्यालयों के प्रिंसिपल्स की, डीओ मैडम की और एजुकेशन डिपार्टमेंट के उन सब की एक सामूहिक मीटिंग करके जो जो उनकी समस्याएं थी उनको लेके चंडीगढ़ में फाइलें चला दी हैं और वहाँ से जो भी होगा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपके विरोधी कहते हैं कि नीरज जी कांग्रेस कार्यालय के चक्कर ज़्यादा लगाते हैं और लोगों के बीच कम रहते हैं। देखिए साहब, हमारी रामायण में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी जैसी। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, मेरे विरोधी कुछ भी कहते हो वो मेरे बारे में अच्छा तो नहीं कहेंगे, मुझे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। आपने खुद ही कहा विरोधी कहते हैं। मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ। सुबह 6 साढ़े 6 बजे मैं उठता हूँ, फरीदाबाद में हूँ तो, और 10 बजे मेरा जनसंपर्क का चालू होता है। 10 बजे से पहले मैं ऑफिस में नहीं बैठता। सुबह एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उठ के शरीर को नहीं, मैं अपने इलाके में घूमता हूँ जी, अपनी समस्या अच्छा। देखता हूँ लोगों को, डायरी पेन साथ में होता है, आधी चीजें खुद ही नोट करके आ जाता हूँ, बताता हूँ प्रशासन मतलब को। 7-8 बजे निकल जाते हैं घर से? 6:30 पौने 7 जी। 10 बजे मैं इसलिए बैठता हूँ ऑफिस में साहब, क्योंकि मेरा हर समय एक मेरी कोशिश रहती है कि मैं अफसर को मोबाइल पे फ़ोन ना करूँ। मेरी कोशिश होती है 10 बजे तक सब अफसर अपनी सीट पे होते हैं और मैं ज़्यादातर अफसरों को लैंडलाइन पे ही फ़ोन करता हूँ, क्योंकि आप मोबाइल पे फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं ऑफिस में है नहीं है, दफ्तर में फ़ोन कर रहे हैं तो आपके काम होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और उसके बाद डेली शाम को, चाहे 10 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे 12 बजे, जब मेरी दिनचर्या पूरी होती है, मैं अपना डेली का रिपोर्ट कार्ड और जो मेरे साथी है जिनका जन्मदिन होता है उनको जन्मदिवस की बधाई देता हूँ। कोई भाई गुजर जाता है उसका शोक बताता हूँ, जो कार्य मैंने किए हैं वो बताता हूँ, और मैं कल जनसंपर्क के लिए मिलूंगा या नहीं मिलूंगा ये बताता हूँ। बीच में कोई खास मैसेज देना होता है वो बताता हूँ। साल के 365 दिन मैं अपनी डायरी, जो मेरी डायरी के नाम से फेमस है, मैं अपनी डायरी डेली मेरे फेसबुक पेज पे लाइव करके ही सोता हूँ। लाइव में मेरी लोकेशन भी आती है कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं हूँ, तो उससे आपको सब चीज़ पता लग सकती है कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं, और विरोधी क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। मैं शायद इकलौता विधायक ऐसा हूँ, आज से 2 साल पहले हमारे एक प्रभारी बनाए गए
जिले के, वो आए जिले के अंदर, तो सब अकेले अकेले में बात कर रहे थे। हर किसी की अपनी अपनी चाहत है, मैं किसी के ऊपर अपनी चाहत थोप भी नहीं सकता, ये मेरी इच्छा है। तो कहने लगा भाई साहब आपको भी कोई एकांत में बात करनी है? मैंने कहा भैया मुझे एकांत में कोई बात नहीं करनी, मुझे तो ओपन में बात करनी। कहने लगे क्या? मैंने कहा देखो जी, हमें पार्टी ने टिकट दी, मान सम्मान दिया, हम विधायक बन गए। पहली बात तो मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति जिलाध्यक्ष की दौड़ में नहीं है, हमें जिलाध्यक्ष नहीं बनना। कल को हमारे यहाँ मेयर के चुनाव होने हैं, हमें वो भी नहीं बनना। पार्टी ज्यादा से ज्यादा चीजें कार्यकर्ता को दे, तो मैं कांग्रेस कार्यालय में जाऊंगा किसी भी। हाँ इतना जरूर है, मैं कांग्रेस कार्यालय में नहीं जाता, पार्टी कहीं कोई जिम्मेदारी देती है वहां जाना भी पड़ता है, वहां मैं समय निकाल के जरूर जाता हूँ। विधायिका के कार्य में नहीं छोड़ता हूँ अपने। नीरज जी, सड़कों के हालात थोड़े खस्ता से देखने को मिलते हैं, मतलब कुछ ट्रेडमार्क तस्वीरें हो जाती हैं कि बारिश अगर है तो दिल्ली में मिंटो ब्रिज की तस्वीर दिखाई जाती है कि देखो जी यहाँ पानी भर रहा है तो इसका मतलब दिल्ली में पानी भर रहा है, वरना ठीक है। ऐसे ही कुछ तस्वीरें जो सामने आती हैं वो फरीदाबाद एनआईटी से सामने आती हैं, और बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशंस नहीं है, ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया है उसके बावजूद भी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मेरे मन का प्रश्न किया। देखिए सड़कें दो हैं हमारे यहाँ, एक मेन सड़क है, अंदर की गलियां। जब मैं विधायक बना टोटली जर्जर व्यवस्था थी। मैंने हार्डवेयर चौक से लेके और प्याली चौक तक का आपको बता दिया, बाबा दीप सिंह चौक जिसे बोलते हैं, जिसमें सचिन शर्मा बच्चे की मृत्यु हुई। 3 विधानसभाओं का संगम है वो, और उसको लेके मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था। वो 102 करोड़ की सड़क का पार्ट था, और मेरे पास एक एक चीज के कागज हैं। 2018 में मीटिंग हुई, मेरे से पहले वाले विधायक उस मीटिंग में मौजूद थे। घोटालों पे तो सब पे सहमति बन गई, इस चीज पे सहमति नहीं बनी कि सड़क हार्डवेयर चौक से प्याली चौक तक बनेगी। नीरज शर्मा विधायक बना, दिन रात लगा, आज की तारीख में 75% से ज्यादा काम उसका बनके कंप्लीट हो चुका है। दूसरा, एक हमारे यहाँ मुख्य सड़क थी। तो विधायक निधि से करवाया आपने, सरकार से मिला पैसा? नहीं साहब, मेरा काम है आवाज लगाना, दरवाजे खटखटाना, धरने प्रदर्शन करना, विधानसभा में प्रश्न लगाना। प्रश्न लगाने के बाद आश्वासन समिति में जाते हैं, आश्वासन समिति से अफसर की हाँ लेना। दूसरा, जो आपने इंडस्ट्रियल एरिया की बात करी, हमारे यहाँ एक सड़क है वलपुल चौक से लेके आईचर चौक तक, जो मेरी विधानसभा का गेटवे भी है। उस सड़क के हालात इतने खराब थे, हमने एक दिन धरना प्रदर्शन करके सरकार से आज्ञा मांगी कि साहब देखिए सड़क पे कोई चल तो सकता नहीं है, इतने इतने उस पर हो गए खड्डे, कि हमें धान बोने की इजाजत दे दो, कि कम से कम 2-4 मन धान हो जाएंगे, गरीबों के काम आएंगे। जब उस सड़क के पूरे मैंने पर्दे उघेड़े तो उसके अंदर क्या निकल के आया कि पहले उस सड़क को बनाना था HSIDC ने, सॉरी HSVP ने, हरियाणा स्टेट विकास प्राधिकरण, जिसका पुराना नाम हुड्डा था, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और उन्होंने वो ठेका दे दिया किसी बीजेपी के बहुत बड़े नेता के रिश्तेदार को, ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को। अच्छा, ठेका दे दिया, टेंडर अलॉट हो गया, शिकायत हुई। फिर सरकार ने कहा कि अब ये काम हम HSVP से नहीं कराएंगे, HSIDC से कराएंगे। HSVP ने वो सिंगल टेंडर दिया था, 5 सड़कें थी, 3 पुल से इस तरफ की, 2 पुल से उस तरफ की। और जब HSIDC ने ठेका दिया तो वो ठेका था तकरीबन 140 करोड़ का। HSIDC को जिन कॉन्ट्रैक्टरों ने टेंडर भरा उसके अंदर 41 करोड़ 5 लाख रुपए कम के टेंडर आए। ब्रजगोपाल ने सरकार से सांठगांठ करके हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। सरकार भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं गई कि स्टे तो खाली करा दो। उसके बाद उसी ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को कई हजार करोड़ के ठेके दे दिए, और वो 41 करोड़ 5 लाख का ठेका ज्यादा गया, ये नीरज शर्मा नहीं कह रहा है। उस समय चीफ सेक्रेटरी डेसी जी थे, दीपेंद्र सिंह डेसी जी, जो आप मुख्यमंत्री जी के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने एफिडेविट जमा कराया हाई कोर्ट में। मेरे अलावा शहर में 5 विधायक हैं,
एक सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, आप चाहें तो उनसे पांचों से प्रश्न पूछना। नारियल फोड़ने तो जरूर आ गए वो सारे के सारे थोक के बाद में, उसमें नीरज शर्मा को याद नहीं करते ये बेचारे। उस समय तो सड़क को ऐसा कर देंगे भगवा ही भगवा, भाजपा में पूछो मत कि ये काम भाजपा कर रही है। अरे जब घोटाले कर रहे हो उसके भी तो बोर्ड लगा लो। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री, मंत्री, सचिव, एजी दिल्ली में कहा नहीं गया। यहां कमिश्नर गुड़गांव को भी चिट्ठियां लिखी, फरीदाबाद में लिखी, दोनों हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटरों को लिखी कि भाई एक आदमी ने 41 करोड़ 5 लाख के ठेके फालतू दे दिए और आपने उसी को कई हजार करोड़ के ठेके और दे दिए, इसका मतलब तो बड़ी करप्ट फर्म है। पर ये सरकार इतनी निर्लज है, जैसे तैसे उससे केस तो वापस करवा लिया हाई कोर्ट का, परंतु उसको जो बाकी ठेके दिए किसी की जांच नहीं कराई। जब वो 140 करोड़ के ठेके में 41 करोड़ फालतू ले सकता है तो बाकी हजारों करोड़ के ठेके में क्या स्थिति बनेगी। आज की तारीख में आप चल के देखिए, वो सड़क बन के तैयार है। आपने बनवाई, आपके एफर्ट से बनी है। मैं तो साहब, मैं कौन हूं करने वाला? करने वाले प्रभु श्री राम जी हैं। मैं थोड़ी करने वाला हूं, मैंने मेरे घर बेच के थोड़ी सड़क बनवाई है। मैं कह दूं कि नहीं साहब मैंने बनवाई है, मेरे घर का पैसा लगाया। कोई नेता नहीं घर बेचता। हम तो जनता की आवाज बनते हैं। ये लोग चंडीगढ़ में जाके कुछ और काम में लग जाते हैं, हमारे पास डेवलपमेंट का काम होता है। गलियों की सड़कें, इंडस्ट्रीज की सड़कें, इंडस्ट्री वाली इसमें कवर है, जो ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका, छोटी सड़कें भी, गलियों वाली भी। परंतु जो बिल्कुल कॉलोनी के अंदर की गलियां हैं उनकी स्थिति जरूर जर्जर है। जब से मैंने आने के बाद ट्रांसपेरेंट बोर्ड लगवाने चालू करें कि साहब ये सड़क बन रही है, पहले बोर्ड पे इसकी कीमत लिख दो। नाली बन रही है, इसकी कीमत लिख दो। ट्यूबवेल लग रहा है, इसकी कीमत लिख दो। मेरी विधानसभा में कोई ठेकेदार ठेका लेके राजी नहीं है। बाबा दीप सिंह वाली गली है हमारी, 3 बार टेंडर लग गया, कोई टेंडर ही नहीं लेके राजी हो रहा, क्योंकि उसको पता बाकी जगह तो लूटपाट कर लूंगा या लूटपाट नहीं करने पाऊंगा। ईमानदार ठेकेदारों को पनपने नहीं देते। तो नीरज जी, विधायक इतना लाचार होता है क्या? उसकी खुद की शक्तियां कुछ नहीं है? शक्तियां होती हैं, कार्रवाई कौन करे उन पे? कार्रवाई भी तो सरकार नहीं करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज जी, आपने अपना बड़ा कीमती समय दिया और तमाम सारी बातें की, बड़ी बारीकी से चीज़ों को समझाया, और जो उदाहरण आप देते हैं उनकी तो मिसालें भी दी जाती है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए, अपना समय देने के लिए। धन्यवाद सर। तो ये थे एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा जी, जिन्होंने बेबाकी के साथ अपनी राय रखी और तमाम समस्याओं के ऊपर अपनी सवालों के जो जवाब थे वो बेबाकी के साथ दिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपके अपने और विधायक जी के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।